नमस्कार दोस्तों, माधवपाल अकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा जैसा कहना चाहिए कि समय मिल रहा है हम लोग बिल्कुल, मेरे पास अभी मैं खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मेरे को जितना ज़्यादा समय मिलता है मैं उसका यही यूटिलाइज़ करता हूँ। और मेरा खुद 3 साल का बेटा है। फैमिली पे मैं ज़्यादा समय ना देने के नहीं दे करके आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो जो पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से पढ़िए और हॉनेस्ट होकर पढ़िए। मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम अभी राज व्यवस्था को या इंडियन पॉलिटी को या भारतीय संविधान को किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे ताकि वो पेपर में आए और पेपर में बने और एक अच्छा नंबर हम स्कोर कर सकें। एकदम दिमाग खोल के सुनिएगा। मैं जो राज व्यवस्था का कंटेंट आपको दूंगा या जो पढ़ाने वाला हूँ वो टोटल कंटेंट आपका 40 अध्याय में बटा हुआ है। कितने अध्याय में? 40 में। अब इस 40 अध्याय को मैंने क्या किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके इसको 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ए, बी, सी और डी, 4 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर दिया। 40 अध्याय में बटा है। अपन क्या करेंगे, पार्ट ए अभी उठाएंगे और उस 10 पार्ट को पहले ख़त्म करेंगे। उसके बाद पार्ट बी उठाएंगे, फिर 10 पार्ट को ख़त्म करेंगे। पार्ट सी उठाएंगे, फिर 10 पार्ट में ख़त्म करेंगे। पार्ट डी उठाएंगे, फिर 10 पार्ट में ख़त्म करेंगे। मतलब एक एक पार्ट उठाने के बाद में उसको 10-10 लेसन में 10-10 अध्याय में ख़त्म करेंगे। ये तो हो गया आपका पार्ट में डिवाइड करना, क्योंकि संविधान या राजव्यवस्था या इंडियन पॉलिटी अपने आप में एक सागर है और इसको उस तरीके से डील करेंगे ताकि क्वेश्चन आए तो बन जाए। अब कैसे करेंगे देखिए, समझना। 4 भाग है ए बी सी डी, उसको अपन क्या करेंगे, 4 भाग में तोड़ने के बाद में 10-10 भाग अपन क्या है बांट देंगे। अब पहले भाग में मैं क्या रखा, जैसे भारत का संवैधानिक विकास 1773 से 1947। अब ये भी 2 भाग में है, एक तो कंपनी शासन का संवैधानिक विकास तथा एक दूसरा ताज का या क्राउन का या ब्रिटिश सरकार का या लंदन के सरकार का, ठीक है। तो ताज का शासन को हम लोग देखेंगे, इसमें एक संवैधानिक विकास कैसे हुआ। दूसरा संविधान सभा और संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो देखेंगे। फिर संविधान सभा की प्रमुख समितियां देखेंगे। फिर संविधान का प्रमुख स्रोत देखेंगे। संविधान के जितने 22 भाग हैं, ये मूल 22 भाग हैं जो अभी वर्तमान में 25 भाग में काउंट करते हैं, मैं सब बताऊंगा वो देखेंगे। फिर संविधान के प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे, कितने प्रकार के अनुच्छेद है ना, वो सब अपन देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कैसे दिमाग में रखें। अनुसूचिया में कितनी अनुसूची है उसको देखेंगे। उद्देशिका, यही आपका प्रियम्बल कहलाता है और उद्देशिका भी बहुत डीप में घुस के पढ़ेंगे। शासन प्रणाली देखेंगे और राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे, ठीक। तो ये जो मैंने यहाँ पे बताया ये केवल आपका सिलेबस का जो राज्य व्यवस्था अपन डील करेंगे उसका पार्ट ए का ही कंटेंट है। ये जो सिलेबस मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो पार्ट ए का कंटेंट है। अब आपको पार्ट ए बी सी डी करके करने पर 40 कंटेंट आपको मेरे को डील कराना पड़ेगा। समझ रहे हो कितना कंटेंट? तो 40 कंटेंट मेरे को डील कराना पड़ेगा। समय को बर्बाद नहीं करते, सीधा क्या करते हैं अपन, पहला पॉइंट को उठाते हैं और भारत के संवैधानिक विकास को चालू कर देते हैं। किसको? भारत के संवैधानिक विकास को चालू कर देते हैं और इस पे देखते हैं कि कैसे संवैधानिक विकास भारत में हावी हुआ। एकदम दिमाग खोल के बैठना, फुल एनर्जी के साथ बैठना। और देखो भाई, बहानेबाज मेरे वीडियो से दूर रहें, जो बहाना मारते हैं उनसे नफरत करता हूं मैं। जब मैं इतने एग्ज़ाम निकाला, इतने बार 4-4 बार CGPSC मेंस लिखा, असिस्टेंट ग्रेड 3 निकाला, लोको पायलट का एग्ज़ाम निकाला, आपका TT का एग्ज़ाम मैंने निकाला और आपका नेट में तो एकदम मैं किनारे जाके कट गया है ना। नेट में मैं उसका तैयारी किया नहीं था। विभिन्न प्रकार के आप ग्रुप में देख रहे हो, डेली में भेज रहा हूँ, पोस्टर में देख रहे हो। मैं बहानेबाजी मारता तो ये मैं मेंस नहीं लिख पाता, 4 मेंस में नहीं लिख पाता, एग्ज़ाम नहीं दे पाता, है ना। अच्छे लोगों से मैं जुड़ नहीं पाता। तो बहानेबाजी दूर दूर रहो बिल्कुल मेरे से, जो बहानाबाजी मारते हो, है ना। SSC CGL निकाला हूँ, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मेंस निकाला हूँ, मेंस उसका, है ना। कुछ नंबर चूक गया मेरा, लेकिन उसका सेकंड पेपर निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। IBPS एग्ज़ाम निकाला। तो ये सब कैसे बहानेबाजी से नहीं होता है ना। 9 एग्ज़ाम निकालने के बाद में मुझे अब समझ आता है कि वाकई में जो थोड़ा सा इच्छा शक्ति दिखा दे वो बहुत आगे चल देगा। आज मैं एक सोशल लाइफ हो गया हूँ, है ना। 8 घंटे की नौकरी, फिर बाल बच्चा, 3 साल का बेटा,
फिर फैमिली, सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा उसमें नहीं घुसते। सीधा आओ, आप क्या करते हैं, अपन भारत का संवैधानिक विकास है 1773 से 1947 तक, और फिर कंपनी का शासन देखते हैं, फिर ताज का शासन पूरा देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, क्या कंपनी का शासन अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपको पूछेगा कि आपका इसको क्या कहते हैं, अपन 1773 के एक्ट को चालू करते हैं, ठीक है। इसी को 1773 का जो एक्ट है ना, समझना, 1773 का एक्ट है, इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। रेगुलेटिंग, क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। देख लेना मेरे पढ़ाने का कितना ज़बरदस्त तरीका है, उसी आधार से आप पढ़ना, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताऊंगा उतना पढ़ना। और आगे, आज तो मैं डेमो दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कल से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मान लो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस तिथि को या किस वर्ष जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ कलकत्ता में। तो अपन क्या करेंगे, उसमें 4 विकल्प रखेंगे, और 4 विकल्प के अलावा ABCD के अलावा 4 विकल्प भी देखेंगे, ठीक है। कोई एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक मैं रखूंगा सामने, और उसको मैं पढ़ पढ़ के आपको पूरा समझाऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा, उसके इतिहास समझाऊंगा। मतलब आप क्या करोगे, क्वेश्चन आप देखोगे, और उसके बाद में ABCD आप भी देखोगे, और नीचे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे उसका। मतलब आपका ABCD प्रश्न भी आपने टोटल पढ़ लिया, जितने प्रश्न हैं। विकल्प में आपने क्या किया, एक ठो में टिक मार दिया जो सही है उसको। अब उसके बाद में उसको डिफाइन करोगे कि वाकई में वो कैसे काम करता था, या वाकई में उसका मेन पृष्ठभूमि क्या था। तो इस चीज़ को अपन कहाँ पे देखेंगे, इस एक्सप्लेनेशन पे। कल से अपन इसको चालू करेंगे, इस सीरीज क्लास को पॉलिटी का अपन कल से चालू करेंगे। आज तो मैं आपको बूस्टअप कर रहा हूँ, आज तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हमको कैसे स्टार्ट करना है। और चलो मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट चालू करता हूँ। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो इसकी भारत में ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमको 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की ज़रूरत, मतलब अंग्रेज़ों को लगा कि इन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ले आया, क्यों लाया। देखिए समझना बात को, एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट लाने का एक कारण था, जो कंपनी शासन था, कंपनी जो सरकार था, उसने यह महसूस किया कि भारत जो है सोने की चिड़िया है। किसकी, तो भारत जो है सोने की क्या है, चिड़िया है। अर्थात इसके सोने के अंडे हमको हमेशा मिलते रहेंगे, और इस चिड़िया को बस हमको जीवित रखना है। हालांकि कमज़ोर बना देंगे ताकि ये चिड़िया उड़ ना पाए, और इसके अंडे हमको मिलते रहे। अब यह महसूस कैसे हुआ कि भारत सोने की चिड़िया है, जब अंग्रेज या कंपनी शासन इंडिया आया था, तो अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी का युद्ध जीता, और 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। जब दोनों युद्ध को जीत लिया, तो अपने अनुकूल शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक कंपनी शासन को स्थापित कर दिया। और कंपनी शासन को स्थापित करने के बाद 1764 में क्या, कौन सा युद्ध हुआ था भैया, याद करो, अभी बोला हूँ, जस्ट याद करो, बक्सर का युद्ध। पूरा कहानी बताऊंगा इसके बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में। और उससे पहले 1757 में हुआ था क्या, द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। एकदम दिमाग खोल के बैठो, कभी भूलोगे नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शाम दम भेंट सब लगा देता हूँ। 1764 और 57 में जब युद्ध हुआ था, ये मेन जो भूमिका निभाया ना, 1764 का युद्ध मेन भूमिका निभाया। 1757 के युद्ध ने एक कहना चाहिए सीढ़ी बना दिया कि आप यहाँ पे क्या करो, शासन करो। कहाँ, तो भारत में। और भारत क्या है, तो सोने की चिड़िया। यहाँ से अपार पैसा लूटने के लिए यहाँ पे आए थे। कौन, अंग्रेज, सोने की चिड़िया को उखाड़ फेंकने के लिए, ताकि वो अपनी धन पूर्ति करे। और धन की निकासी का सिद्धांत आपको बताऊंगा, दादा भाई नौरोजी की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। द ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, वो भी बताऊंगा, कैसे सोने की चिड़िया को लूट के उन लोग ले गए। ठीक है, धीरे से बताऊंगा सब। तो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध से इन्होंने क्या किया, देखा कि हमको भारत में कैसे यहाँ पे शासन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनने कंपनी शासन को बड़े रूप में स्थापित कर दिया, और कंपनी शासन जो है अपने नियम तथा कानून कायदे से चलने लगी। और इससे क्या हुआ, आशातीत अनएक्सपेक्टेड अमाउंट की अर्निंग हुई या कमाई हुई, और कर के रूप में अथाह पैसा मिलने लगा। जिस कारण से क्या हुआ, जो कर्मचारी थे,
किसके कर्मचारी? तो कंपनी शासन के कर्मचारी के मन में क्या हुआ? लालच आ गया। क्या आया? लालच। और लालच जब आता है तो भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। अर्थात जब 1797 में प्लासी के युद्ध जीता तो उन लोग तो ऐसे नियम कायदा बना दिए, पूरा कर लगा दिए, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी सब बताऊंगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में भारत उनके हाथ में, पूरा बंगाल उनके हाथ में कैप्चर हो गया। अब शासन कंपनी का चालू हुआ, कमाई हुआ, कर्मचारी लालची हुए और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। जब भ्रष्टाचार बढ़ने लगा तो इनको यह एहसास हुआ, किसको? ब्रिटिश क्राउन को, यह ताज को यह एहसास हुआ कि जो कर जो है पहले 20 रुपए मिलता था वो अब कैसे 18 मिलने लगा। 18 क्यों हुआ? उसको तो 21 होना था। इस दौरान क्या हुआ? करारोपण की जो प्रणाली थी, विभिन्न प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम थे, विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए मीडिएटर थे, इन्होंने क्या किया? लालच के कारण भ्रष्टाचार चालू कर दिया। और इसलिए ताज ने क्या किया? एक एक्ट लाया जिसको 1773 का क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। एकदम क्लियर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? अगर आपसे पूछा जाए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, आप एकदम दिमाग खोल के बता देना पब्लिक को, आप सीधा दादागिरी के साथ बताना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया क्योंकि कंपनी शासन में जब कमाई हुई तो कर्मचारियों के मन में क्या हुआ? लालच पैदा हुआ, जिससे भ्रष्टाचार आया। और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास कराया गया। अब इससे क्या हुआ कि कंपनी शासन जो था वो आर्थिक कमजोर होने लगा, क्योंकि पूरा कहना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट आने लगा और उस पर नियम कायदे क्या किए गए? थोप दिए गए। किस पे? कंपनी पे। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अब नियमों में बंध गया। अब देखिए क्या हुआ, इसके मेन पॉइंट्स को समझिए आप। अब भैया भ्रष्टाचार तो कंट्रोल करना है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक बात कहा था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है। रेलवे में पूछा गया था इस क्वेश्चन को, जब मैं रेलवे एग्जाम निकाला था ना, जब मैं दिया था, क्योंकि मेरा इच्छा रहता है कि मैं हर पेपर में बैठूं, ठीक है। तो आप क्या करो, समझो इस चीज को समझो कि क्वेश्चन कहां से पकड़ता है, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया, जब इस भ्रष्टाचार को देखा तो ना केवल कंपनी के लोग भ्रष्ट हुए, बल्कि भारत के जो साहूकार थे, जो यहाँ पे मालगुजार लोग थे, जो यहाँ के बड़े संपत्तिवान लोग थे, जो राजा राठी गौड़ समुदाय के वहाँ के जो बड़े बड़े शासक थे, वो सब भ्रष्ट होने लगे। जब वो भ्रष्ट होने लगे तो कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया था, और कॉर्नवालिस ने इस स्थिति का आकलन करके कहा कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है, तो आप क्या करना, यहां पे कॉर्नवालिस का नाम भूलना मत। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, क्या है? तो भ्रष्ट है। उन्होंने स्थिति को समझ लिया था और ऐसा स्टेटमेंट दे करके उन्होंने एक सीढ़ी तैयार कर दी कि इनको फूट डालो और शासन करो वाला सिस्टम को वो समझ गया था। और इसीलिए उन्होंने लोगों को प्रलोभन दिया कि भाई तू मेरा शासन में अभी सहयोग कर, तू पहले 10 लेता था, मैं तुझे 30 देता हूं, और तू मेरे पास आ, और तेरे पड़ोसी को मारते हैं। अब पड़ोसी को मारने के बाद में उसका जो कहना चाहिए पड़ोसी कमजोर हो गया, वो क्या किया, उसके राज्य को उसको दे दिया। उसको यह लगने लगा कि राज्य मेरा हो गया, जबकि वो अप्रत्यक्ष तरीके से शासन को स्थापित कर दिया, उसको कमजोर कर दिया। जो उसका मजबूत पड़ोसी था वो कमजोर हो गया और ये सोच रहा है कि मैं अब मजबूत हो गया पड़ोसी से, जबकि वो दोनों क्षेत्र इसके कब्जे में आ गया। ये कंपनी का शासन का सिस्टम था। इन्होंने क्या किया, अब आपको देखना समझना है मेंस में कैसे लिखना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को समझाओ, आपको क्या करना है, मेंस में भी मैं भी समझो इस चीज को, कैसे तुम मेंस में इसको एक्सपांड कर सकते हो एकदम इजीली तरीके से, ठीक है। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो फीचर्स थे, जो विशेषताएं थी, आप उस विशेषताओं को समझाओ कि इसके क्या क्या विशेषताएं थे। समझिए एकदम इजी तरीके से, ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। अब मैंने जैसे बताया कि कंपनी का क्या भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, तो इन्होंने क्या किया, इसके पहले विशेषता में अब तुम लिखना कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए यह लाया गया, नियंत्रित करने हेतु। दूसरा,
हमने देखा ना भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, इन्होंने नियम कायदा ला दिया। और कहां से ऑपरेट हो रहा है भैया? तो संसद से। संसद का नियंत्रण प्रारंभ हो गया किस पे? तो कंपनी पे। उन्होंने ये ठोक दिया था ना, ताज ने ये ठोक दिया था ऐसे ऐसे नियम। तो यहां पे लिखो आप संसदीय नियंत्रण प्रारंभ हुआ। ये सब इसकी विशेषताएं हैं, आप मेन से पूरा ऐसे अब लिखना। अब देखो, जब संसद का नियंत्रण प्रारंभ हो गया तो क्या हुआ? आपको ये नहीं दिख रहा है कि जो इनकी राजनीतिक शक्ति थी उसको वहां से कंट्रोल कर दिए। प्रशासन में बैठे हुए जो लोग थे, इनकी जो राजनीतिक शक्ति भारत में थी उसको क्या किया? कंट्रोल कर दिया। ठीक है, अब कंट्रोल करने के बाद में यहां पे आप लिखना कि पहली बार क्या हुआ था कि इस स्थिति में वो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को इनके मान्यता दिए कि आप ऐसे ऐसे राजनीतिक काम करोगे और ऐसे ऐसे प्रशासनिक काम को करोगे। डिसाइड कर दिए राजनीतिक और प्रशासनिक काम को। तो यहाँ पे लिख देना पहली बार राजनैतिक प्लस प्रशासनिक जो कार्य थे उसको, प्रशासनिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला। अब उन्होंने बताया कि आप इस सीमा के अंदर ही काम करेंगे जो राजनीतिक तथा प्रशासनिक सीमा के अंदर होना चाहिए, इससे बाहर नहीं, और इन्हीं कार्यों को ही मान्यता है। समझ आ रहा है? और अपने चक्षुओं को, अपने इंद्रियों को खोल के सुनो, एकदम दिमाग लगा के सुनो। मैं ये नहीं चाहता कि मुझसे पैसा दे के पढ़ो, कल के समय मान लो मैं 5-5 क्लास आपके लिए चालू कर दिया, पेड कोर्स चालू कर दिया, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरी एनर्जी और आपका समय बर्बाद हो। ठीक है, अभी तो लोग फ्री कास्ट है करके ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस दिन पेड कोर्स चालू होगा, पूरा टीम तैयार हो रहा है, उस दिन आपको 1-1 रुपए का महत्व समझ आएगा। ठीक है, जब बाहर में 50,000 रुपए खर्चा करके पढ़ोगे ना, तब समझ आएगा दीपक सर क्या पढ़ाते थे, कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ाते थे, कैसे मेहनत कराते थे। ठीक है, इसीलिए अपने समय और एनर्जी को वेस्ट ना करो, समझो। तो पहली बार राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को क्या मिला? मान्यता मिला। अब एक चीज समझ आ गया मेरे को, इससे क्या हो रहा है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव हो रही है। मतलब इसके प्रशासन को संचालित करने के लिए एक सिस्टमेटिक सेंट्रलाइजेशन हो रहा है इसका प्रशासन का। तो यहाँ पे आप समझो, वहां से केंद्र से समझो ऑपरेट हो रहा है, और यहाँ पे भी सिस्टमेटिक अब नियम कायदे बनने लगे, ये भ्रष्टाचार ना कर सके। तो यहाँ पे आप लिखो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी या देखने को मिला। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी या देखने को मिला, ये तो हो गया। अब अगला क्या कर सकते हैं समझना। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, एक मतलब सेंट्रल पावर बन गया, तो वो कैसे समझ आएगा, क्या परिवर्तन होगा उसमें? बंगाल में जो गवर्नर था या जो बंगाल के गवर्नर थे, अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, समझो अब बात को। जो बंगाल का जो गवर्नर था, उसे बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? तो बंगाल का, ताकि तुम सेंट्रल में बैठो और ऑपरेट करो यहां से, इसी को केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। बंगाल का जो गवर्नर था, अब वो बंगाल का क्या कहलाने लगा? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और आपसे पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको क्या लेना है? तो उस जगह पे लेना है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब देखिए, केंद्रीय प्रशासन की नींव बड़ी, मतलब एक सेंट्रल में बैठ के आप प्रशासन को क्या करो? ऑपरेट कर दो। तो बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। अब हम कैसे समझेंगे केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी? समझिए, 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सा था भैया? बंबई, मद्रास और बंगाल या कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो जब गवर्नर जनरल बना ना, इनके अधीन में जो कलकत्ता था, ठीक है, कलकत्ता में बैठा था ये, यहाँ से शासन चलाने लगा। तभी तो हम केंद्रीय प्रशासन की नींव को समझेंगे। और इसके अधीन क्या किया? इसके अधीन एक तरफ समझ लो मुंबई को, या बंबई बोलते थे उसमें, मुंबई तो बाद में नाम आया, तो बंबई, और एक तरफ जो चेन्नई है, ठीक है, जिसको मद्रास कहते थे, समझ लो पुराना नाम है ना,
तो मद्रास, ये दोनों का जो कहना चाहिए कि जो ये दोनों प्रेसिडेंसी का जो पावर था, इस पावर का ट्रांसफ़र हो गया किसमें, कलकत्ता में। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो पावर था इनका, इनके कहना चाहिए कि पूरा ऑपरेशन जो पावर था, जो ऑपरेट करते थे, जो शासन का संचालित करते थे, ये पावर आ गया कलकत्ता के प्रेसिडेंसी में। इसीलिए केंद्रीय प्रशासन की नींव डली, मतलब केंद्र में बैठ के ऑपरेट कर रहा है दोनों प्रेसिडेंसी को। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में फिर सरकार का स्थापना कर दिए कि भैया आप कलकत्ता प्रेसिडेंसी में बैठो और वहाँ पे एक परिषद बनाओ, एक काउंसिल बनाओ, क्योंकि आपको क्या कर रहा है, अब बम्बई और मद्रास भी देखना पड़ेगा, तो आप क्या करो, 4 परिषद के सदस्य आप ले लो और आप मिल करके शासन करो। ठीक है, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार स्थापित हुआ, और सरकार स्थापित हुआ तो गवर्नर जनरल उसमें हेड हुए और 4 परिषद के सदस्य बने। तो इसको मिटा दूं, मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से बस तुम लोग समझ लो कि दोनों के अंदर में था ना। कलकत्ता के अधीन जो है, कलकत्ता के अधीन मुंबई और मद्रास था, कलकत्ता है ना, बम्बई और मद्रास, इसको डाल दिया। अब जब डाला तो क्या हुआ, एक सरकार की स्थापना हुआ, किसमें, तो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के अंदर। ठीक है, तो कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी था उसमें क्या हुआ, एक सरकार का स्थापना हुआ, सरकार का गठन हुआ कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार के गठन होने के बाद इसमें क्या हुआ, एक गवर्नर जनरल और 4 परिषद के सदस्य बने। ये 2 भाग में बटा सरकार संचालित करने के लिए। एक होता था गवर्नर जनरल, और दूसरा होता था 4 मेंबर, 4 प्रमुख मेंबर होते थे जो कि परिषद के सदस्य होते थे। और ये दोनों मिल करके आपसी सहमति से, ये दोनों मिल करके शासन को चलाते थे। क्या करते थे, दोनों मिल के आपसी सहमति से शासन का संचालन करते थे। मतलब एक गवर्नमेंट बन गई और वो प्रशासन स्थापित करने लगा, गवर्नमेंट जो है रूल करने लगा। अब देखा इतना सारा शासन व्यवस्था चल गया, तो वहाँ पे भी कहना चाहिए न्याय व्यवस्था स्थापित करना पड़ेगा इनको। हालांकि नियम कायदे अपने खुद के इन लोग अपना बनाए थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, एकदम बारीकी से सुनो, गलती नहीं करना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में अधिनियम कौन सा, तो 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। कब स्थापित हुआ सुप्रीम कोर्ट, 74 में। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब समझो, इसमें अगला पॉइंट अपन बोल सकते हैं कि 1773 के एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, किसमें, 1774 में एक किसका स्थापना हुआ भैया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, जिसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश था। ठीक है, बन जाएगा। देखो किस एक्ट के तहत स्थापना हुआ, तो 73 के तहत। कब हुआ, तो 74 में, अगले साल हुआ। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा एम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, तो चेम्बर्स थे, लिमेंस्टर थे और सर हाइड थे, ऐसी नाम था। ठीक है, तो इसमें 8वां आप देख लो कि एक जो कहना चाहिए कि चीफ जस्टिस था या सीजे जो था उस जगह का मुख्य न्यायाधीश था, वो कौन था, एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे जो है मुख्य न्यायाधीश था। और उसके अलावा जो 3 अन्य जो अदर जो सदस्य थे, है ना, 3 अन्य, वो कौन कौन थे, लिमेंस्टर, हाइड, एक लिमेंस्टर थे, एक हाइड थे और एक था चैम्बर्स, सर चैम्बर्स ना। तो लिमेंस्टर, हाइड और चैम्बर्स, ये न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश था। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए, कंपनी के जो कर्मचारी थे उन पे क्या किया, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निजी व्यापार पर रोक लगा दिया।
और नियम ये बनाया गया कि आप भारतीयों से या भारत के किसी राजा से किसी भी प्रकार का आप उपहार नहीं लेंगे, और जो घूस लेने की प्रथा थी उस घूस लेने की प्रथा को बैन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 9वां पॉइंट। पूरा मेंस में ऐसे लिखना, मेंस में काम आएगा। प्री का तो हर क्वेश्चन यहीं से बनेगा यार, इतना वेरीफाइड डाटा है, इतना डीपली डाटा है, हर क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो कर्मचारियों पे, जो कर्मचारी थे उस पे बैन लगा दिया। क्या बैन लगाया? तो कर्मचारी जो है निजी व्यापार नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा। पहले इन लोग क्या करते थे, निजी व्यापार कर देते थे, कोई कंट्रोल करने वाला था नहीं। प्लस निजी व्यापार नहीं करेगा, और दूसरा क्या है, उपहार नहीं लेगा, उपहार को बैन कर दिया। प्लस और क्या किया, उन्होंने बोला कि रिश्वत लेना बंद कर दो, रिश्वत लेना बंद कर दो। किसके तहत? 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब एक इंपॉर्टेंट बात आता है इसमें, इसके अलावा और क्या परिवर्तन हुए? तो इसने क्या किया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनकर गठन किया। जो क्या करता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के शासन व्यवस्था तथा व्यापारिक व्यवस्था को कंट्रोल करता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ब्रिटेन के लॉर्ड को, किसको, ताज को बोलो या लॉर्ड बोलो, तो ब्रिटेन के लॉर्ड को या ब्रिटेन के ताज को क्या करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रिपोर्ट बनाता था और जानकारी देता था 3 प्रमुख मुद्दे पे, राजस्व, नागरिक और सैन्य। ठीक है, राजस्व में, नागरिक में और सैन्य में। तो इस चीज को समझो आप, जो 10वां बिंदु था, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का या निदेशक मंडल हिंदी में बोलते हैं, उसका गठन किया, जो कि ब्रिटेन को क्या करता था, या संसद को रिपोर्टिंग करता था, है ना, या प्रतिवेदन देता था और रिपोर्टिंग करता था। 3 प्रमुख मुद्दे पर रिपोर्टिंग करता था। कौन कौन सा बताओ? राजस्व, नागरिक और, बताओ, एक राजस्व हो गया अभी बोला हूं, एक है नागरिक और तीसरा है सैन्य। अर्थात अब आप जो है सैन्य का दुरुपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ माई बाप बैठा है कंपनी के अधिकारियों का, कंपनी के कर्मचारियों का। इसकी नियुक्ति इसलिए की गई थी कि कंपनी जो शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी गतिविधियों की जानकारी होती रहे। और राजस्व संबंधी चीज़ों के बारे में जानकारी रिपोर्टिंग करता था। नागरिक संबंधी रिपोर्ट का, जो सिटीजन्स थे, सिविलियंस थे, उनके साथ कैसा व्यवहार है, क्या चल रहा है, वो देखता था। और सैन्य शासन, मतलब हम क्या है, किसी भारतीय व्यक्ति का मदद तो नहीं कर रहे हैं, या किसी युद्ध में एक राज्य से दूसरे राज्य का सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें था। अब बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया? राज्य व्यवस्था को कैसे पढ़ेंगे? तो एमसीक्यूज पैटर्न में अब पढ़ेंगे, प्लस डिटेल्ड स्टडी करेंगे, और डिटेल्ड स्टडी करने के बाद में मैं आपका टेस्ट लूंगा। कैसा पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था को? एमसीक्यूज पैटर्न, डिटेल पैटर्न और टेस्ट। कितने भाग में तोड़ेंगे? 4 भाग में तोड़ेंगे, जो लगभग 40 ठो इसमें इंडेक्स है। ए भाग, बी भाग, सी भाग, डी भाग करेंगे। अब पार्ट 1 को अभी उठाया हूं, जिसमें चल रहा है भारत का संवैधानिक विकास, और उसमें से पहला कंटेंट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन समय की कमी के कारण मैं व्हाइट बोर्ड में अब नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको क्या करूंगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ूंगा कि किस एक्ट के तहत बक्सर का युद्ध हुआ, सॉरी, किस एक्ट के तहत कंपनी के कार्य को नियंत्रित किया, तो सीधा 1773 के तहत ऐसा एमसीक्यूज करूंगा, और नीचे डिटेल डिस्क्राइब करते जाऊंगा। बुक आपके सामने रखूंगा ताकि आप भी देखो मैं आपको बुक की चीजों को कैसे एक्सप्लेन करता हूं। किताबें तो बहुत है लोगों के पास, सबके पास है, तुम्हारे पास है, मेरे पास है, इनके पास है, उनके पास है। इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप किसी चीज को अपने बुद्धि पे कैसे बैठाते हो, या जो आपका जो एजुकेटर है वो कैसे किसी चीज को उठा के आपके दिमाग में फिट कर देता है, मायने ये रखता है। मायने ये नहीं रखता कि आपके पास क्या किताबें हैं, कितनी किताबें हैं, है तो पढ़ी है रेख में आपके, कभी उठाते ही नहीं, पढ़ते नहीं हूँ, लेकिन माने ये रखता है कि आपका एजुकेटर आपको कैसे एजुकेट करता है, कैसे टीच करता है, कैसे पढ़ाता है। चलो चलो रिवीजन करो, रिवीजन करो, फटाफट रिवीजन करो, एकदम फटाफट। मैं बताया था 1773 का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, इसीलिए इन्होंने अनुकूल बनाने के लिए संवैधानिक विकास का एक चरण स्थापित किया, और यहीं जो है संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बनने लगा।
कंपनी शासन जो है आशातीत अनएक्सपेक्टेड अमाउंट कमाता था, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। अब भ्रष्टाचार बढ़ने लगा तो क्या हुआ, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की जरूरत पड़ी, और इसलिए कौन सा अधिनियम आया बताओ, 1773 का अधिनियम आया। संसदीय नियंत्रण अब प्रारंभ हो गया। तो किस पर प्रारंभ हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर। कहां से नियंत्रित होते थे, तो ब्रिटेन से, ठीक है, वहां बैठा हुआ वहां से डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। पहली बार इसमें राजनीतिक प्लस प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिला कि तुम्हारा कार्य ये है, तुम ये करोगे, तुम इससे बाहर जाकर के काम नहीं करोगे। और केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे पड़ी, क्या परिवर्तन आया, तो बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। कौन था, वारेन हेस्टिंग। इसने क्या किया, इसने इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया। जो भी नियम कायदे अब बनेंगे वो बनेंगे यहीं से, कलकत्ता से, ठीक है। अब कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी था उसमें एक सरकार बन गया, जिसमें 4 परिषद बने, 4 परिषद के मेंबर थे, और एक प्रमुख था गवर्नर जनरल उनका। अब ये सभी मिलकर क्या करते थे, शासन का संचालन करते थे। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, लेकिन किस अधिनियम के तहत हुई, तो अधिनियम क्या लेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, उसी के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश का नाम क्या था, चैम्बर्स, लिमेंस्टर्स और हाइड। मिस्टर चैम्बर्स, मिस्टर लिमेंडर्स, मिस्टर हाइड, ठीक। कंपनी के कर्मचारी जो थे, अब समझना यहां पे, कंपनी के कर्मचारी अब निजी व्यापार उनका बंद हो गया, उपहार वो नहीं ले सकता, रिश्वत लेने पर बैन लग गया। तो ये परिवर्तन हुए। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति हुई, जो क्या करता था, कंपनी को कंट्रोल करता था कि वो अपने दायरे से बाहर जाके, या जो उसका सीमा है राजनीतिक और प्रशासनिक, उससे जाके बाहर काम ना करे। कौन करता था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और रिपोर्टिंग किसको करता था, तो ब्रिटेन के सरकार को। किस किस विषय पे जानकारी देता था, 3 प्रमुख मुद्दा था। कौन कौन सा 3 प्रमुख मुद्दा था, तुम कमेंट करके मुझे बताओ अगर तुमने पूरा लेक्चर को देखा है तो। अब इतना मेहनत कर रहा हूं ना, तुम लोग अगर कॉपरेट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है भाई, है ना। चलो कोशिश करते हैं। अब कल परसों से अपन इसका, सामने त्यौहार भी आ रहा है, सब बिजी हैं। लोगों ने कमेंट किया है कि सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, इतना अच्छा ज़्यादा पढ़ा दे रहे हो हम लोगों को, कि अब हम लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी कहता हूँ, जो मैं पढ़ा दिया ना, उसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। CGPSC के प्री के लिए और मेंस में भी ये काम आएगा, और CGPSC के व्यापम के लिए, रेलवे के लिए 9 एग्जाम निकाल के बैठा हूँ। मुझे पता है कि हाउ टू टीच और क्या पढ़ना है, कि एस्पिरेंट की भावना से जब मैं देखता हूँ तो मेरे अनुभव जो है, जो मैं इस फील्ड में इतने दिन से लगा, इतने जो मैंने मेंस लिखा, इतना सखा, इतना हारा, इतना गिरा, इतना कमज़ोर हुआ, वो सब के आधार पे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। तो डियर एस्पिरेंट, कभी बहाने मत मारना, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और एक दिन आप सफल होंगे, क्योंकि मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। कोशिश करूंगा आगे एक अच्छा टीम तैयार करके आपको इतनी एनर्जी के साथ में क्लास दे सकूं, इतनी हाई रेंज स्किल में पढ़ा सकूं, और इतने वेरीफाइड डाटा आपको दे सकूं, ताकि आपसे कुछ भी ना छूटे, आपसे हर क्वेश्चन बने, ठीक है। लेकिन आप क्या करो, आप ईमानदारी से पढ़ो, बिना भगाए पढ़ो, फुल मतलब वॉच करो। भगा दोगे तो यूट्यूब को लगेगा कि आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको सजेस्ट करना बंद कर देगा। प्लस आप लाइक भी करो, कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। हे मातृभूमि, जय छत्तीसगढ़।